तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में जैसा कि आपको पता है हमारे साथ पढ़े हुए प्रियांशु सर जो कि पीडब्ल्यू के पावर बैच में पढ़ाते हैं, उन्होंने सीएसआर नेट क्लियर करा है जिसमें उनका 117 रैंक है। तो आज हम उनका इंटरव्यू करने वाले हैं। तो बस उसी की हम जो है ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्टली व्लॉग के अलावा एजुकेशन पर होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो चैनल है वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के अंदर किस तरीके से स्टडी काम में आती है, तो उसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो उसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं कि हमारे साथ है प्रियांशु सर जो कि पीडब्ल्यू के अंदर पावर बैच में पढ़ाते हैं, और इन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ ऑल इंडिया रैंक किसके अंदर सीएसआर नेट के अंदर जो कि हायर एजुकेशन एग्जाम होता है जिसके अंदर 117 रैंक गेन किया है। अब आप कहोगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो इंडिया में बहुत सारे कर रहे होंगे, लेकिन इन्होंने इनकम सोर्स को जनरेट चालू रखते हुए ऑल इंडिया 117 रैंक गेन किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, और मात्र 10 दिन के स्टडी के साथ। तो मैं आपको इनकी किस तरीके से इनका एक्सपीरियंस रहा कि 10 दिन के अंदर, क्योंकि कुछ लोगों का सपना होता है, क्योंकि सीएसआर नेट अपने आप में कॉम्पिटिटिव एक बढ़िया एग्जाम है। क्यों है? क्योंकि बीएससी एमएससी तो हर कोई करके बैठ जाता है, लेकिन नेट पास अगर आपने नहीं करी है तब तक उसको रियल एमएससी या बीएससी किया हुआ नहीं माना जाएगा। ये मेरी नजर में मतलब रियल एमएससी और बीएससी की डेफिनेशन है। तो वो जो बीएससी और एमएससी करने के बाद, क्योंकि उसके आपको लाखों स्टूडेंट मिलेंगे, लेकिन सीएसआर नेट के आपको गिनती के स्टूडेंट मिलेंगे, और जीआरएफ के स्टूडेंट तो आपको बहुत ही कम मिलेंगे। तो प्रियांशु ने क्या करा है, जीआरएफ क्लियर की है और ऑल इंडिया रैंक 117 गेन की है। अब इसका एक मैं आपको बेनिफिट बताता हूं कि प्रियांशु जो वो एलिजिबल है किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। साथ ही साथ अगर ये पीडब्ल्यू के अंदर ही जो सीएसआर नेट की तैयारी करवाते हैं वहां पे अप्लाई करते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए इनकी सैलरी हो जाएगी। कब? जब ये खुद नेट पास होंगे। तो इन्होंने क्लियर कर लिया है। और दूसरी चीज, अगर मान लो ये इस पीडब्ल्यू में अप्लाई नहीं करते हैं, ये अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं, तो जीआरएफ के अंदर ऐसा होता है कि आप 40 से 50 हजार रुपए हर महीने घर बैठे कमा सकते हैं। तो यही इस वीडियो के अंदर में प्रियांशु सर का जो एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से हायर एजुकेशन आपके लिए काम की होने वाली है, क्योंकि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो हायर एजुकेशन के प्रति धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और लोग बाकी स्टडी में या कम टाइम के अंदर जल्दी जॉब लगने में लगे हुए हैं। तो उसी के साथ ही साथ अगर आपको हायर एजुकेशन के साथ कुछ अच्छा अचीव करना है, तो वो मैं आपको प्रियांशु सर के एक्सपीरियंस के बेस पे बताता हूं कि किस तरीके से या कौन कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए जिससे आपको हायर एजुकेशन का जो है वो रियल प्रॉफिट हो सके। तो चलो आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आती रहे। अब हम जानते हैं प्रियांशु सर से कि उनकी सीएसआर नेट के अंदर जो लोगों को बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगता है उसके अंदर 117 रैंक कैसा है, ये उन्होंने किस तरीके से इसके अंदर मेहनत करी है। तो चलो। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रियांशु है, और जो दिसंबर 2025 अभी गया है उसका मैंने सीएसआर नेट का एग्जाम अटेम्प्ट किया था, और उस एग्जाम में मुझे 78 मार्क्स मिला है मैथमेटिकल साइंस के अंदर विथ ऑल इंडिया रैंक 130, और मैं जेआरएफ क्लियर हूँ। देखो, जब मैंने इस एग्जाम को अटेम्प्ट किया था या जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो मेरा मोटिव ये नहीं था कि मुझे जेआरएफ क्लियर करना है। हमारे स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकला हुआ है, तो उसके अंदर नेट ऐसे एलिजिबिलिटी मैंडेटरी है, तो बस मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट को क्लियर करना था। ठीक है, तो मैंने इतना सीरियस होकर इसके लिए पढ़ाई नहीं करी थी। मैं फिजिक्स वाला के पावर बेस में बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, और उसके साथ साथ देखो नेट के अंदर है ना, अगर हम मैथमेटिकल साइंस की बात करें तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप पढ़ लो, और थोड़ा बहुत अगर आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आपको पढ़ने का तरीका मालूम है कि कैसे पढ़ा जा सकता है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ करके भी आप उतने मार्क्स तो लेके आ ही सकते हो कि आपका नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, इन द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको बता दूंगा जो मैंने खुद ने पढ़ा है उन 10 दिनों के दौरान जब मैंने प्रिपरेशन करी थी, और उन टॉपिक्स को पढ़ के मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से किया है। मैंने कोई भी ना तो कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी, ना ही कोई कोर्स बाय किया था इंटरनेट के ऊपर। तो YouTube के ऊपर मैंने कौन सी वीडियोस देखी थी, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, कहाँ से किए थे, और मैंने पढ़ने का तरीका क्या था, वो मैं सब आपको इन द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल शेयर दिस। ठीक है, और देखो एक बात ये है कि अगर आप मतलब नेट क्लियर हो जाते हो ना, तो इसके बाद में आपको जो यूजीसी है वो आपको 37,000 पर मंथ देता है फॉर 2 इयर्स। ठीक है, उसके बाद में आपको 42,000 मिलने लगते हैं। और देखो, अगर आपका सीएसआर नेट के अंदर अगर बहुत अच्छा रैंक है, बहुत अच्छा मार्क्स है, तो आपको जो आईआईटीज वगैरह है, एनआईटीज वगैरह है, या आईएलटीएस वगैरह है, आईआईएससी ऑल्सो, ये आपको डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन के लिए बुलाते हैं, आपको वहाँ पे इंटरव्यू होता है।
ठीक है। तो आपको एक बेनिफिट ये है कि अगर आपने CSA नेट को अच्छे से क्लियर किया है तो आपको PhD के लिए एक मौका मिलता है इंडिया की बेस्ट और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने का फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि ये नेट पास करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैंने 11th-12th में बच्चों को साथ पढ़ाते हुए, पावर बैच में बच्चों को साथ पढ़ाते हुए 10 दिन के अंदर पढ़ के मैंने कैसे क्लियर किया है और आप भी इसको कैसे क्लियर कर सकते हो। मैंने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे, क्या क्या मैं पढ़ के गया था एग्जाम हॉल में जाने से पहले, मैंने कौन कौन सी चीजें रिवाइज करी थी, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमने प्रियांशु सर ने प्रिपरेशन की। तो जैसे आपने उसमें सेक्शन A, B, C आते हैं, तो आपने एक की जो तैयारी है वो कहीं से करी है, वो भी आपने सेल्फ करी है? देखो पार्ट A जो होता है वो होता है एप्टीट्यूड बेस, ठीक है। उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अगर मतलब 9, 10, 11, 12 में अगर आपने मैथ्स पढ़ा हो तो मैथ्स में जैसे आपने क्वेश्चन किए हैं वो बिल्कुल एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, बस कॉमन सेंस यूज होता है। मैथमेटिकल कॉमन सेंस आपके अंदर कितना है तो आप उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, उतने ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। उसके लिए आप कहीं से अलग से कुछ तैयारी नहीं करनी है उसके लिए आपको। फिर भी जैसे हमारे सब्सक्राइबर को अगर आप बताना चाहिए कि कोई आपको यूट्यूब पे या गूगल पे ऐसा कोई लगे कि जहाँ से आप पढ़ सकते हो A सेक्शन, तो कुछ बताना चाहोगे आप? देखो A सेक्शन पढ़ने के लिए ऐसा कुछ अलग सा बुक मार्केट में कई सारे है वैसे तो एप्टीट्यूड वाले, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप पिछले 8-10 साल का एप्टीट्यूड भी कर जाओगे ना तो भी आपका एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाएगा। उसके बाद जैसे जो मेन बुक्स है नेट के लिए, जैसे लीनियर अलजेब्रा में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनको आपने कवर किया है? लीनियर अलजेब्रा में देखो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। लीनियर अलजेब्रा में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वही जो BSc में पढ़ा जाता है, वेक्टर स्पेस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में वो नलिटी और डायमेंशन थ्योरम वाली आती है। उसके बाद देखो वेक्टर स्पेस का जो रिप्रेजेंटेशन है थ्रू मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी अगर आप लोग पढ़ सको तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं तो नहीं पढ़ के गया था इतना, बस अगर जैसे कुछ क्वेश्चन आता है उसके अंदर कि इस वाले वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बताओ, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जो केली हैमिल्टन थ्योरम से डायरेक्टली हो जाता है सॉल्व। तो बस ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो हमने 11th-12th में पढ़े थे, क्योंकि केली हैमिल्टन थ्योरम तो 11th-12th में भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो केली हैमिल्टन थ्योरम हो गया, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर आते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म के ऊपर। तो ये टॉपिक वाइज अगर आप देखो तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं और उनके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत सिंपल से आ जाए तो आप कर दोगे। तो लीनियर अलजेब्रा का मेरा ऐसा था कि अगर किसी टॉपिक से डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि मैंने इतना डीप उसको नहीं पढ़ा था 10 दिन के अंदर। लेकिन हाँ, मतलब हल्की फुल्की नॉलेज सारे टॉपिक्स की थी मुझे, कि जैसे वेक्टर स्पेस क्या होता है और लीनियर इंडिपेंडेंसी हम पढ़ते हैं एडिशन के दौरान। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़ा हल्के फुल्के तरीके से मैंने पढ़ा था। उसके बाद जैसे रियल एनालिसिस के अंदर आपने रियल एनालिसिस में भी मैंने इतना नहीं पढ़ा था। रियल एनालिसिस के अंदर अगर हम बात करें तो जो काउंटेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी का टॉपिक मैंने हल्का फुल्का पढ़ा था, इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा है। और उसके बाद में देखो फिर लिमिट कंटिन्यूटी आता है हमारे पास, जो हम 12th में पढ़ के आ रखे होते हैं। तो लिमिट कंटिन्यूटी हो गया हमारे पास, और कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब। तो ये कहीं ना कहीं अगर आपने 12th के अंदर कैलकुलस पढ़ रखा है तो आप ये रियल एनालिसिस के अधिकतर पार्ट को आप लोग खुद से कवर कर लोगे। बेसिकली 12th के अंदर अगर आप लोग कैलकुलस पढ़ते हो तो इतना कॉमन सेंस तो डेवलप हो जाता है कि आप ये नेट वाला रियल एनालिसिस को मैं आधे मार्क्स पर स्कोर कर सकूँ, ठीक है। जैसे कि एक वो जो लास्ट का टॉपिक है हमारे पास रीमान इंटीग्रेशन के ऊपर है, ठीक है। कुछ टॉपिक जो है वो बनाक स्पेस के ऊपर है। तो अगर आप उनको छोड़ दो तो भी 12th के अंदर आपने कैलकुलस के अंदर जो पढ़ा है उसके बेसिस पे आप आधे रियल एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आराम से। जैसे ODPD हो गया। ODPD को तो मैंने ODPD में तो देखो मैंने जो जेम में पढ़ रखा है ना वही किया था। ODPD को इतना कुछ ज़्यादा कुछ दिया नहीं था मैंने खास बात। और रही बात देखो इंटीग्रल इक्वेशन भी हमारे MSc में टॉपिक था नहीं, जैसे कि इंटीग्रल इक्वेशन अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक हो गया। तो इंटीग्रल इक्वेशन के लिए मैं वो यूट्यूब पर कैसे वीडियो, आई थिंक वो गजेंद्र परीख सर की वीडियोज है, एक प्लेलिस्ट है उसमें न्यूमेरिकल इंटीग्रल इक्वेशन वाले। तो इंटीग्रल इक्वेशन की अगर आप वो GP सर की 8-10 वीडियो देख लोगे तो उसमें काम हो जाएगा। इंटीग्रल इक्वेशन के 10 से 12 वीडियोज है टोटल, उसमें अगर आप 6-7 भी देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चंस को आप बेसिक कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की बात करें तो उसके अंदर यूलर लाग्रांज इक्वेशन है, वो याद करके चले जाओ, उसको भी आप लोग अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे।
ओडीपीडी के अंदर बता ही दिया। अगर ओडी तो मेरा जो आईआईटी जब में पढ़ा था बस वैसा ही था। पीडी के अंदर मैंने कुछ अलग से, जैसे पीडी के अंदर अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो लाग्रांज वो हो गया, ठीक है, यूलर लाग्रांज वो हो गया। और जो 3 इक्वेशन है हीट वेव और लाप्लास, इनके आप सॉल्यूशन पढ़ के चले जाओ, ठीक है। तो ये बस इतना ही है, मतलब ये तो डायरेक्ट अप्लाई होते हैं क्योंकि, ठीक है। अगर आपको हीट वेव और लाप्लास का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो इसके। तो गाइस अगर आप भी घर बैठे हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड है और साथ ही साथ घर बैठे आप 40 से 50 हज़ार रुपए कमाना चाहते हैं तो आई होप कि जो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी कि किस तरीके से आप हायर एजुकेशन के बाद एमएससी के बाद नेट वगैरह पास कर सकते हैं, CISR नेट का एग्जाम पास कर सकते हैं, उसके अलावा GRF क्लियर कर सकते हैं और GRF क्लियर करने के बाद घर बैठे आपको 40 से 50 हज़ार रुपए, कुछ लोग अपना पूरा एफर्ट 4 से 5 साल लगा के गवर्नमेंट जॉब जो है वो प्राप्त करते हैं। पर अगर आप ये इस तरीके से नेट का पेपर पास कर लो तो आप 40-50 हज़ार रुपए घर बैठे केवल आपको क्या करना है, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखते हुए आप इस तरीके से इजी वे में कमा सकते हैं। तो आई होप कि गाइज आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना लाइक। मैं मिलता हूं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।